हम हम्म, कपिल जी गुड मॉर्निंग। सत्यम करे चरण स्पर्श गुरु जी चरण स्पर्श भाई। ये चल रहा माहौल सब परफेक्ट है। तो क्या आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। कल की क्लास में हमने रिफ्रैक्शन अपवर्तन जो है उसके बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। पानी से भरी बाल्टी कम गहरी दिखेगी, तो पहले 24 मीटर गहरी थी तो अब कितनी लगेगी, या उसकी गहराई पहले से कितनी कम हो जाएगी। सारी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी हैं। और स्नेल्स का लॉ पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन में हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं। जय कामनी सनाया सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। और जाते हुए कल हमने रिफ्रैक्शन के इफेक्ट पढ़े थे। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था कि तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, किस घटना पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे। एक बच्चे कह सर एक डाउट है। हाँ भाई बोलो क्या डाउट है। सही टाइम पे डाउट पूछा आपने, एकदम बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में पूछो या बिल्कुल एंड में। और किसी का भी डाउट हो तो बताओ मुझे। कृष्णा जी गुड मॉर्निंग। पल्लवी, निशांत, नितिन, अरविंद, प्रीति, अमन, मीनू, शिव, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक बच्चा डाउट है उसका डाउट लेते हैं फिर शुरू करेंगे हम। तब तक आप हेडिंग डाल लेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलूंगा आगे से TIR। TIR की फुल फॉर्म क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चेक करें सर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डी माइनस डी डैश हाई केस में नहीं। अब एक ये देखो ना भाई, उसमें उल्टा हो जाएगा ना, जे डी डैश माइनस डी हो जाएगा। वहां पे हो जाएगा एच डैश माइनस एच, क्योंकि वहां पे आप एक चीज देखो ना, जैसे मान लो कि पानी का सरफेस है, पक्षी था तो यहाँ पर, लेकिन दिख यहाँ पे रहा है, तो उसकी वर्चुअल जो हाइट है, आभासी ऊंचाई है, वो ज्यादा है। तो वहाँ आभासी ऊंचाई में से आपने क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने उसकी आभासी ऊंचाई में से एक्चुअल ऊंचाई घटा देंगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जैसे आपको पता है कि पानी से भरी बाल्टी में तो तली उठी हुई दिखती थी, तो वहां पे एक्चुअल गहराई ज्यादा थी और अप्रेंट आभासी गहराई कम थी। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, तो वहां पे आभासी ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ देखो, अब बेटा यहाँ पे एक लिखा हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप इसे बड़े ध्यान से देखो, पहले इंग्लिश वाले बच्चे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस यहाँ रुक जाओ, रिफ्लेक्शन को लगातार देखते रहो। अब हिंदी वाले आ जाओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आप परावर्तन को लगातार देखते रहो और रुक जाओ। ये काम लगातार करो कम से कम 20 सेकंड। इंग्लिश वाले केवल रिफ्लेक्शन देखेंगे, अर्जुन की आंख की तरह, और हिंदी वाले परावर्तन। जैसे आपको केवल रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, आसपास का दिखना बंद हो जाएगा, तो आप कहेगा यार ये रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ा है, और हमने तो लाइट में शुरुआत ही रिफ्लेक्शन से की थी। रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट आई और टकरा के चली जाए, रिफ्लेक्शन। लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट चली गई थी एक से दूसरे मीडियम में, लेकिन लाइट एक से दूसरे मीडियम में कब जाती है? अगर दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो तभी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि लाइट चल रही है और लाइट जैसे बाउंड्री पर टकराए, जैसे मान लो इधर हवा है और इधर पानी है, या इधर पानी है इधर हवा है, या इधर कांच है इधर पानी है, तो जैसे लाइट आए और बाउंड्री पर टकराए, लेकिन लाइट दूसरे मीडियम में ना जाकर, दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट ही है, पारदर्शी ही है, लेकिन लाइट दूसरे मीडियम में ना जाकर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए। यानी लाइट क्या हो, जिस तरफ से चली थी, अगर लाइट बाउंड्री पर टकरा कर ठीक उसी मीडियम में वापस आ जाए, पूर्ण रूप से वापस आ जाए, 100% वापस आ जाए, उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, लाइट दूसरे मीडियम में एंट्री नहीं करेगी। लाइट क्या करेगी? बाउंड्री पर टकराकर उसी तरफ क्या आ जाएगी? वापस। इसे समझना है हमें। देखो, जैसे हमने जब रिफ्रैक्शन पढ़ा था,
यहाँ अगर ध्यान देंगे आप, मैं एक फोटो बनाऊंगा आपके सामने ये, और आपको बस समझना है, मेरे बनाते बनाते मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ। अगर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या जा रहा है, तो यानी कि इसका मतलब है कि आपको पीछे की थ्योरी क्लियर है। ये बेटा आई लाइट, ये हमारी इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये है नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ये हमारा एंगल है आई, ये हमारा एंगल है आर। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, लाइट जिस एंगल पर आएगी वो आई है, इस पर जाएगी वो आर है, और एंगल हमेशा नापेंगे हम नॉर्मल से। ठीक। दूसरा आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लाइट अगर नजदीक आई है तो यहाँ पे लाइट आई होगी, यह लाइट गई होगी रेयर से डेंसर मीडियम में, विरल माध्यम से सघन में, और इसमें आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लाइट दूर हटी है तो गई होगी डेंसर से रेयर में, सघन से विरल में। ठीक। अब यहां तक का मान के चल रहा हूं कि आपको फोटो बनाते बनाते दिमाग में आ गया होगा कि सर कर क्या रहे हैं। तो एक केस है जहां लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, नजदीक आ रही है, एक है रेयर विरल माध्यम में लाइट दूर हट रही है। तो मुझे एक चीज बताना कि जब लाइट रेयर से आई विरल माध्यम से और डेंसर मीडियम में जाते समय लाइट क्या करती है, नॉर्मल के नजदीक आती है। तो इस वाले केस में तो लाइट टोटली वापस नहीं आ सकती भैया, तो नॉर्मल के नजदीक जा रही है तो और नजदीक जा जाके चिपक सकती है। तो इस वाले केस में तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पूर्ण रूप से वापस नहीं आएगी। लेकिन यहां मुझे एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि जब लाइट जाती है सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से रेयर में, तो लाइट बेटा नॉर्मल से दूर हट रही है। तो इस वाले केस में ऐसा हो सकता है कि लाइट दूर हट रही है तो और दूर हटा के और दूर हटा के इस लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कराया जा सकता है, पूर्ण रूप से परावर्तित कराया जा सकता है। कैसे होगी वो आगे की बात है। अभी अगर कोई आपसे पूछ ले कि लाइट को अगर पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कराना है, तो लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, तो आप कहेंगे लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कराना है तो ये काम केवल तभी हो सकता है जब लाइट जाए डेंसर से रेयर, सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से रेयर। इस वाले केस में, रेयर से डेंसर वाले केस में, लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं कराया जा सकता। तो पहली जो हमारी लाइन बनेगी, वो पहली लाइन तो हमारी क्या बन जाएगी, सिंपल यही कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर मुझे कराना है तो बेटा कब होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केवल तभी होगा जब लाइट जाएगी डेंसर से रेयर। तो सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, ये काम करते हैं, इस वाले केस में तो हो ही नहीं सकता तो इसे तो हटा ही देते हैं हम। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का है ये वाला केस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाइन टी आई आर, टी आई आर is possible only when light enters from denser to rarer medium। हिंदी में लिखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, डेंसर टू रेयर। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चों को याद करना थोड़ा सा और ज्यादा आसान है। ये इंग्लिश वाले से याद करेंगे कि टी आई आर जो होता है ना, पूर्णांतरिक परावर्तन, ये होता है डर के साए में, डर। शाहरुख खान की मूवी देखी ना, डर, खतरनाक डर। तो यानी कि लाइट कहां से कहां जाए, डर का मतलब है कि डेंसर से कहां जाए, रेयर में, यानी पहला मीडियम होना चाहिए डेंसर और लास्ट वाला होना चाहिए रेयर। तो सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तभी वो पूर्ण रूप से परावर्तित हो सकता है। अब इस सिंपल से लॉजिक से भी कई बार क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो। ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है एक बार का, ये वाला करेंगे। और इससे पहले ध्यान से पढ़ना,
उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने पूछा है कि पूर्णांतरिक परावर्तन कब नहीं हो सकता, तो ध्यान से करना है। करो ये सब। ये जय का एक आंसर हमारे पास आया सबसे फास्ट, दीपिका, प्रकाश, अनिरुद्ध, रत्ना। एबीसीडी लिखा करो खाली बेटा, इतना मत लिखा करो, खाली लिख दिया करो क्वेश्चन का नंबर और आगे एबीसीडी। सत्यम, अभी तक सबका सही है, एक लक्ष्मी का गलत है, बाकी सबका ठीक। कामनी तुम्हारा भी गलत है, कृष्णा तुम्हारा भी गलत है। भाई क्या हुआ, सही बताते हुए सबका गलत की लाइन लगा दिया आपने। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्या पूछ रहा है वो। उसने कहा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, ये कह रहा है कि टीआईआर की घटना कब नहीं हो सकती, नोट पूछ रहा है वो, नहीं हो सकता। मैंने इतनी बार बताया आपसे कि पेपर में नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक होते हैं। कपिल जी बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं हमें। देखो टीआईआर कब होता है बेटा, टीआईआर होता है डर के साय में, यानी कि जब लाइट जाए डेंसर से रेयर में, सघन से विरल, तो टीआईआर होगा। शिव जी गलत कर दिया आपने भी। तो कब नहीं होगा, जब लाइट जाएगी रेयर से डेंसर, विरल माध्यम से सघन में जाएगी, तब नहीं होगा। विरल से सघन वाले केस में नहीं होगा। क्या देखना, अब विरल सघन कैसे पता चलता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के मान आपको याद होने चाहिए। तो पहले केस देखो, लाइट जा रही है वाटर से गिलास में, तो वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, यानी कि 4/3, 4/3, और पानी का होता है, जल सॉरी कांच का होता है 1.5। तो अगर आप पहले ही एग्जाम्पल देखें, तो लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, क्योंकि वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, कांच का ज्यादा है। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टीआईआर नहीं होगा, विरल से सघन माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, और वो यही पूछ रहा है कब नहीं होगा। तो पहले वाला केस ही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें टीआईआर की घटना नहीं हो सकती। यहाँ देखो ग्लास वाले में हो जाएगी 1.5 से 1.33, लाइट जा रही है सघन से विरल, तो यहाँ टीआईआर हो जाएगा। वाटर का होता है 1.33, एयर का होता है लगभग 1, तो ये भी डेंसर से रेयर है, यहाँ भी हो जाएगा। ग्लास का होता है 1.5, एयर का होता है लगभग 1, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर नहीं है जहाँ हो जाएगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। तो ए ऑप्शन वालों का सही है, बाकी सबका गलत है। तो वाटर टू ग्लास वाले केस में टीआईआर की घटना नहीं हो सकती, यानी कि लाइट अगर पानी से कांच की तरफ जा रही है तो कांच के अंदर घुसेगी, टोटली रिफ्लेक्ट पूर्ण रूप से परावर्तित होकर वापस नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा दूसरा, अब हमें एक छोटी सी बात तो पता चल गई कि टीआईआर के लिए पहला माध्यम सघन, यानी पहला माध्यम वो होना चाहिए जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, दूसरा माध्यम विरल, यानी जिसका अपवर्तनांक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो। तो पहले का होना चाहिए ज्यादा, दूसरे का होना चाहिए कम। ठीक। जबकि जो हमारे पास केस दे रखा था उसमें पहले वाले का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम था, दूसरे का ज्यादा था, तो दूसरा मीडियम डेंस था वहां पे, जबकि हमें पहला मीडियम चाहिए डेंसर, तो इसलिए उसमें टीआईआर नहीं हो सकता। अब ये हमारे पास में जो बेटा आई आर है, इनके नाम भी आप सभी को पता ही है कि आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और आर को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। ठीक। चलो अब यहाँ पे हम टीआईआर कराएंगे, आपको दिखाएंगे। ये लाइट आई यहाँ पे, ये दूसरे मीडियम में गई, अब मैं इस मीडियम में टोटली पहले मीडियम में वापस लेके आना है, ऐसा कैसा होगा। आप एक बात समझो यहाँ पे कि जब लाइट डेंसर से रेयर सघन माध्यम से विरल में जाती है तो लाइट दूर हटती है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस केस में आर की वैल्यू आई से बड़ी है। भाई यहां तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं कि आर जो है वो आई से कैसा आ रहा है बेटा, बड़ा आ रहा है। तो अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे मान लेता हूँ 15, तो आर की ज्यादा माननी पड़ेगी, भले आप 16 मानो चाहे 30 मानो चाहे 40 मानो, आर की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, ज्यादा। तो मान लो कि मेरा आई है 15 और मैंने आर की वैल्यू मान ली 30, ऐसी।
अगर मैं बेटा थोड़ी सी आई की वैल्यू बढ़ा दूं, अगर मैं आई की वैल्यू इंक्रीज कर दूं, अब मैं लाइट पहले यहां से छोड़ रहा था, अब थोड़ा यहां से छोड़ रहा हूं, अब मैंने क्या किया, लाइट जो है अब वो यहां से छोड़नी शुरू कर दी। ठीक, तो आई की वैल्यू बढ़ा दी, एंगल तो हमेशा नापते नॉर्मल से, पहले आई इतना था, अब आई बढ़ के हो गया इतना। तो बेटा जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी तो साथ में आर भी तो बढ़ेगा। अभी लाइट उठकर आ गई मान लो यहां तक, मान लो आर की वैल्यू होगी अब 70 डिग्री के आसपास। एंगल नापते हैं किससे हम, नॉर्मल से। तो पहले हमारा आर इतना था, पीले वाली लाइन देखो, अब हरे वाली देखो इतना हो गया। तो आई बढ़ा तो साथ में आर भी बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा आई की वैल्यू और बढ़ा दी। अब मैंने पहले लाइट यहां छोड़ रहा था, फिर यहां छोड़ी, फिर थोड़ा सा और बड़े एंगल पे छोड़ रहा हूं। तो यहां से लाइट ऊपर को उठेगी। अब मान लो बेटा ये लाइट पहले यहाँ पीले लाइन थी, हरी, अब बिल्कुल उठ के बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ आ गई, अलोंग द बाउंड्री आ गई, बाउंड्री के साथ साथ ये आ गई मेरी लाइट उठकर यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी कि आर बढ़ते बढ़ते 90 हो गया। अब सब बच्चे रुक जाएंगे, यानी जब मैं यहाँ से आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मान लो पहले आई इतना था मेरा 15, फिर मान लो 20 हो गया, फिर मैंने आई बढ़ा के और कर दिया 26, 27, 30 जो भी। तो लगातार मैं जब आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे आर ये था, फिर थोड़ा सा उठ के आर और बढ़ गया, अब बढ़ते बढ़ते आर पहुंच चुका है 90। अब रुक जाएंगे, हम चेक करेंगे कि जब आई बढ़ रहा है तो साथ में आर भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस समय आर की वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण जो है हमारा 90 डिग्री हो गया, उस समय रुक जाएंगे और ये चेक करेंगे कि जिस समय आर की वैल्यू 90 है उस समय आई की वैल्यू क्या है। तो बेटा जिस समय आर की वैल्यू 90 होती है उस समय आई की जो भी वैल्यू होगी 26, 25, 30, 32, 18 जो भी होगी, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और क्रिटिकल एंगल को लिखते हैं हम आईसी से। तो पेपर में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि आप आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हो, आप आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब कहते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहना हम कब शुरू करते हैं। तो आप एक कंडीशन लिखी होगी, जब आर का मान 90 डिग्री हो जाए। तो जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय आई को हम क्रिटिकल एंगल कहना शुरू कर देते हैं। यानी कि आर 90 तो आई का क्या लगेगा, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो ये वाली लाइन हम लिख लेते हैं एक बार, व्हेन 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 एंगल ऑफ व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर इज 90 डिग्री कोमा द एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। जब अपवर्तन कोण ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर, जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है, जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होता है, तो आपतन कोण आई ब्रैकेट में लिखेंगे आई, तो आपतन कोण आई क्रांतिक कोण आईसी कहलाता है। तो आपतन कोण आई क्रांतिक कोण आईसी जो लिखा ब्रैकेट में आईसी कहलाता है। बात समझ में आ रही है सभी को कि जब हमने क्या पढ़ा है, व्हेन, शॉर्टकट में अगर हम समझे, व्हेन आर इजकल टू 90, जब आर का मान 90 डिग्री है तो उस समय बेटा आई क्या हो जाता, आईसी के बराबर। ठीक है, आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। लिख लेना ये लाइन, ये आता है पेपर में कि हम आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं। ऑप्शन लिखा होगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण का मान 0 हो, 30 हो, 45 हो, 90 हो, तो हम बोलेंगे 90। ठीक, अब यहां जाओ, लास्ट लाइन के साथ ये रंगारंग कार्यक्रम हम करेंगे समाप्त। अब देखो, आप लगातार आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ते 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 एक कंडीशन ऐसी आई कि आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, यानी कि जो लाइट है वो उठते 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 बिल्कुल बाउंड्री के साथ आ चुकी है, अलोंग द बाउंड्री जा रही है। तो ऐसा कब हो रहा है, जब लाइट कहां छोड़ी हमने, क्रिटिकल एंगल पर।
दो मीडियमों के लिए ना क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ डायमंड, यहाँ ले लूँ एयर, तो डायमंड एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 24 डिग्री के आसपास, कांच और एयर के लिए होती है लगभग 48 डिग्री, पानी हवा के लिए होती है लगभग 42 डिग्री। तो दो मीडियम कौन से, उनके हिसाब से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अलग अलग होगी। कि जैसे लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक डेंसर एक रेयर है, तो अलग अलग पेयर के लिए, अलग अलग जोड़े के लिए, अलग अलग पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल होता है अलग अलग। तो जैसे ठीक आप क्रिटिकल एंगल पे वैल्यू छोड़ेंगे तो बाउंड्री के साथ साथ वो चली जाएगी। लेकिन अगर बेटा मैं लाइट को एक काम करूं, क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ दूं, यहां देखना, अब यहां तक तो व्हाइट वाला लाइन देखो क्रिटिकल एंगल था, अब मैंने क्या किया, एंगल जो कर दिया इस लाइट को देखो यहां से, एंगल मैंने क्या कर दिया, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल जो कर दिया है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया। ये था पहले लाइन इंसिडेंट रे, ये वाली। तो मैंने क्या करा बेटा, व्हाइट लाइन देखो इससे बड़ा क्रिटिकल एंगल से अगर लाइट बेटा हम एंगल कर देंगे बड़ा, तो लाइट जो बाउंड्री के साथ जा रही थी अब ये उठकर पहले मीडियम में ही वापस आ जाएगी। तो लाइट पूर्ण रूप से वापस कब आती है, लाइट टोटली वापस कब आती है, अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर छोड़ा जाए। तो दो मीडियम के लिए जो क्रिटिकल एंगल बनता है, अगर लाइट को उस क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर छोड़ देंगे तो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं। जैसे मान लो लाइट गई ऐसे टक्कर मारी और सीधे वापस आ जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, जबकि दूसरे मीडियम पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तब भी ट्रेवल नहीं करेगी, गई और वापस आ गई। क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक क्रिटिकल एंगल पे छोड़ेंगे तो बाउंड्री के साथ साथ निकल जाएगी, क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे छोड़ेंगे तो दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे छोड़ते हैं तो लाइट टोटली वापस आ जाती है। यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन हम, यहाँ पे when 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 angle of incidence, when angle of incidence is greater than when angle of incidence is greater than critical angle, then TIR occurs। हिंदी में लिखेंगे, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है, जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है, क्रांतिक कोण से भी, क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है तो 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 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटती है। यानी कि लाइट टोटली वापस आ जाएगी अगर उसे क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर छोड़ा जाए। अच्छा बेटा, लाइट टोटली वापस आ जाएगी ना पूर्ण रूप से, फिर वो रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम फॉलो करेगी कि लाइट अगर 30 पर गई है तो 30 पर ही वापस आएगी, 48 पर गई तो 48 पर ही आएगी। अब यहाँ पे हम दो तीन बातें समझेंगे दोबारा से कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक हमें नाम से पता चल रहा है कि लाइट टोटली रिफ्लेक्ट करेगी, पूर्ण रूप से वापस आएगी। तो उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि लाइट डेंसर से रेयर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। डेंसर से रेयर, पहला मीडियम डेंस होना चाहिए, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा वाला, दूसरा होना चाहिए कम वाला। और सेकंड कंडीशन क्या है कि लाइट को क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर छोड़ना पड़ेगा, तभी वो वापस आएगी। जैसे जो हीरे का जो चमकना है ना, शाइनिंग ऑफ डायमंड, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे मान लो कि ये डायमंड है, ठीक, अब देखो, अब जो डायमंड जो होता है, आपने इसके अंदर मान लो कि लाइट छोड़ दी, ये अंदर लाइट गई डायमंड में, अब लाइट अंदर तो एंट्री कर जाएगी, अंदर तो घुस जाएगी, क्यों, बाहर रेयर मीडियम है, अंदर है डेंसर, तो विरल से सघन माध्यम में तो लाइट अंदर घुस जाती है। लेकिन जिस समय लाइट बाहर निकलने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी, तो डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 2.42, 2.42, और एयर का कम है। तो लाइट डायमंड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो माहौल कौन सा बन गया, डेंसर से रेयर, सघन माध्यम से विरल माध्यम वाला। अगर यहाँ पे बेटा लाइट जो है जब बाहर निकलने लगे, तो निकलते समय अगर वो यहाँ पर जैसे ही टकराए बाउंड्री पर,
ये डायमंड है और बाहर हवा है, तो बाउंड्री बन गई है। तो लाइट जैसी बाउंड्री पर टकराए, अगर वो लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा जाए, जैसे डायमंड और एयर का क्रिटिकल एंगल होता है लगभग 24 डिग्री, और मान लो यहाँ लाइट 24 से बड़े एंगल पर टकरा गई, 27 पर, 30 पर, 45 पर, 80 पर, 75 पे, तो लाइट क्या करेगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी, बाहर जाएगी नहीं। मान लो लाइट यहाँ पे टक्कर मारी, फिर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे टकरा गई, फिर टोटली वापस आ जाएगी। फिर यहाँ बड़े एंगल टकरा गई, फिर वापस आ गई, फिर टकरा गई, फिर बड़े एंगल पे, फिर वापस आ गई। मान लो कि लाइट एक बार अगर अंदर घुस गई डायमंड के ना, तो बहुत बार अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती रहती है, क्योंकि डायमंड और एयर का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री बहुत बड़ा एंगल नहीं है, तो उससे बड़े एंगल पर टकराने की संभावना ज्यादा बनेगी। 27 पे, 30 पे, 40 पे, 45 पे, 50 पे, 55 पे, 60 पे, 65 पे, 70 पे, 75 पे ऐसे। अब मान लो कि बहुत देर के बाद ऐसा हुआ कि लाइट क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पे टकराई, 18 या 20 पे, तो बाहर निकल जाएगी। तो यानी कि फिर आपकी आंख में बहुत ज्यादा लाइट पहुंचेगी, क्योंकि जो एक बार लाइट अंदर घुस रही है वो लगातार अंदर ही रिफ्लेक्ट होती जा रही है। तो बहुत देर के बाद लाइट मान लो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे निकली, तो प्रकाश बहुत ही इंटेंस, बहुत ही चमकदार लाइट आपकी आंख में घुसेगी, तो इसलिए आपको हीरे चमकते हुए दिखते हैं। तो हीरे के अंदर क्या होता है कि लाइट उसके अंदर घुसी तो तुरंत उसके आर पार नहीं निकल जाती कांच की प्लेट की तरह, उसके अंदर एक बार घुस घुस गई तो अंदर बहुत देर तक ट्रैप हो जाती है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल छोटा बन रहा है। तो जितना छोटा क्रिटिकल एंगल हो उतना ही बढ़िया है। अगर लाइट मान लो कि डायमंड जो है उसके लिए क्रिटिकल एंगल और छोटा होता, 18-20 ही होता, तो एक बार और घुस जाती है अंदर, तो और ज्यादा लाइट क्या होता है, अंदर ही अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते, बहुत देर के बाद माहौल ऐसा बनता है कि लाइट जो है वो उससे छोटे एंगल पर टकराती। तो डायमंड और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल छोटा होना यह फायदेमंद हो जाता है, इसलिए हमें हीरे चमकते हुए दिखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि लाइट जाए डेंसर से रेयर में। जब लाइट डायमंड से बाहर हवा में निकलने लगती है तो माहौल क्या बनता है, डेंसर से रेयर। लेकिन जब अंदर बाहर से लाइट अंदर पहुंचती है तो उस समय तो एंट्री करी जाएगी, क्योंकि बाहर हवा है और ये डायमंड है, तो रेयर से डेंसर, तो डायमंड के अंदर तो घुस गई, निकलते समय माहौल क्या बनेगा, डेंसर से रेयर वाला, तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि एक जो क्रिटिकल एंगल होता है किसी पेयर के लिए, जैसे डायमंड और हवा के लिए 24 डिग्री का है, ये आप चाहो तो याद भी कर लेना, डायमंड वाला तो ठीक है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल और डायमंड एयर, डायमंड एयर पेयर इज अबाउट 24 डिग्री। हिंदी में लिखेंगे, हीरे और हवा के युग्म के लिए, युग्म यानी कि जोड़े, हीरे और हवा के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 24 डिग्री है। तो डायमंड एयर पेयर के लिए लगभग कितना है, 24 डिग्री। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, जब हमने क्रिटिकल एंगल देखा है, इसमें एक काम करते हैं, इस कि जब आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो आई को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। तो इसे एक बार हम इस कंडीशन को, कि हम आई को क्रिटिकल एंगल तब कहते हैं जब आर का मान 90 हो, इसे हम स्नेल्स लॉ के लिए अप्लाई करते हैं एक बार, ठीक है। तो हमें पता बेटा पिछली क्लास में, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू क्या होता है, n2/n1। यहां तक तो भूले नहीं होंगे ना सभी। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2/n1। ठीक, अब यहाँ पे बेटा हम टी आई आर की कंडीशन लगाएंगे, फ्रॉम टी आई आर कंडीशन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो कंडीशन है वो क्या कहती है हमें, कि हम आई को क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे, जब आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो इसमें पुट कर दो, हम आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं, जब आर की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, n2/n1। ठीक, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, साइन आई सी हो गया बेटा n2/n1 के बराबर। तो साइन आई सी क्या हो गया हमारे पास, n2/n1। तो n2 होता है दूसरा मीडियम और n1 होता है पहला मीडियम। एक क्या है हमारे पास, ये मान लो कि लाइट जा रही है हमारी, ये हमारे पास पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम, तो n2 दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, n1 है पहले का। अगर बेटा लाइट क्या हो, किसी मीडियम से हवा में जा रही हो, मान लो लाइट जा रही है डायमंड से एयर में, पानी से हवा में, अगर लाइट जा रही हो किसी मीडियम से एयर में, इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए मीडियम टू एयर, एयर या वैक्यूम कोई भी,
अगर बच्चे लाइट किसी माध्यम से अगर एयर की तरफ जा रही हो, तो आपको पता है कि दूसरा मीडियम क्या ले लिया हमने, एयर ले लिया, ठीक है। तो यानी कि N2 की वैल्यू तो क्या बन जाएगी 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम का हम न्यूमेरिकल में एक लेते हैं, वैक्यूम का एक होता है वैसे तो, एयर का होता है 1.00003, तो सभी हम एक ही ले लेते हैं न्यूमेरिकल में। और जो पहला मीडियम है, लाइट कहां जा रही है, मीडियम से एयर में, तो पहला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं लिख रहा हूँ एन। तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी, N2 की वैल्यू कितनी है 1, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n, तो साइन आई सी इजगल टू हो जाएगा 1/n। तो साइन आई सी इजगल टू 1/n जो है, इसमें n क्या है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। तो अगर आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता हो, क्रांतिक कोण की वैल्यू पता हो, तो आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि यहाँ पर लाइट कहाँ जा रही है, किसी मीडियम से हवा में। तो मान लो लाइट कभी जा रही हो, मान लो कि डायमंड से हवा में, कांच से हवा में, पानी से हवा में, तो जब भी लाइट किसी माध्यम से हवा में जाएगी तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, साइन आई सी इजगल टू 1/n। यहाँ पे n क्या है, जिस मीडियम से हवा में लाइट जा रही है उस मीडियम का अपवर्तनांक। तो कई बार वो ये क्रिटिकल एंगल वाला ये फॉर्मूला है ना, ये पूछ लेता है वो, कि अगर लाइट n अपवर्तनांक वाले, n रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी मीडियम से अगर लाइट कहां पे जा रही है, एयर में जा रही है या वैक्यूम में जा रही है, तो क्या रिलेशन बनेगा। अगर आईसी क्रिटिकल एंगल हो तो साइन आईसी इजगल टू हो जाएगा 1/n। देखो कैसे आए हम इस पे, हमें स्नेल्स का नियम यहां तक तो कोई आपको आपत्ति नहीं होगी, यहां तक पता ही है। फिर आपको ये भी पता है कि टीआईआर की कंडीशन क्या कहती है, कि हम जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो हम आई को क्रिटिकल एंगल कहना शुरू कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आई की जगह तो आई सी पुट कर दिया, कब, जब आर की वैल्यू हो 90 डिग्री। ये N2 है दूसरा मीडियम, N1 है पहला मीडियम, तो मेरे पास बन गया साइन आई सी इजगल टू N2/N1। तो ये तो मेरा हमेशा फॉर्मूला काम करेगा, साइन आई सी इजगल टू N2/N1। यानी यहाँ पे दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, पहले मीडियम का है N1। लेकिन मैंने कहा कि दूसरा मीडियम अगर मेरा हवा हो, एयर हो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधे सीधे हम 1 मान सकते हैं, और जिस मीडियम से लाइट चल रही है उसका मैंने n ले लिया, तो साइन आई सी किसके बराबर हो गया, 1/n के बराबर। अगर ये बात आपको समझ में आई तो मुझे बताओ, फिर मैं आपसे एक दो न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछने वाला हूं। आगे बात समझ में, चले। चलो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। ये ध्यान से देखना क्वेश्चन। इसने कहा है हमारे से कि ए रे ऑफ लाइट इज ड्रीवन फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर, यानी कि लाइट, बेटा जो लाइट जा रही है वो ग्लास से आ रही है वाटर में। तो कह रहा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताओ। अगर लाइट कांच से पानी में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बतानी है। और आपको पता है जब भी क्रिटिकल एंगल का जिक्र करे तो क्रिटिकल एंगल में आपको ध्यान रखना है कि हम क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, हम आई को आईसी, आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं, जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो स्नेल्स लॉ में ये वैल्यू अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सब बच्चे करेंगे ट्राई। कुछ आंसर हमारे पास में आने लगे हैं। अंकुर का आंसर सबसे पहले आया हमारे पास में। सुषमा दोबारा ट्राई करो, थोड़ा सा गलती कर दिया आपने। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि द लाइट
द रे ऑफ लाइट इज ड्रिवन फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर। ठीक है, सुनाएगा भी, ठीक है। कपिल रत्ना, बिल्कुल ठीक आंसर है इनका। देखो, इसने कहा हमारे से कि जो लाइट है, यहां पे ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि लाइट जो है ग्लास से कहां जा रही है, वाटर में। लाइट जा रही है ग्लास से वाटर में, तो लाइट एयर में नहीं जा रही, ग्लास से कहां जा रही है, वाटर में। तो कह रहा हमारे से कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला बताया था। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन आई सी इजगल टू एन टू अपॉन एन वन बताया था ना। अगर दूसरा मीडियम एयर हो तो फिर ये फॉर्मूला बन जाता 1/n, लेकिन दूसरा मीडियम हमारा एयर नहीं है। तो जो बेसिक फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का, तो साइन आई सी क्या होता है, एन टू अपॉन एन वन। ये क्रिटिकल एंगल का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। एन टू क्या, दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, एन वन है पहले मीडियम का। ठीक, तो जब भी हमारे से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछेगा, तो यह अगर आपको बहुत ही बिल्कुल बेसिक पे जाना है, कुछ याद ही नहीं करना है, रटना नहीं चाहते हैं आप कि मुझे रट्टा नहीं मारना है, तो आप इस बात ऐसे कर सकते हैं कि लाइट बेटा जा रही है ग्लास से वाटर में। जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो हमारे पास होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू एन टू अपॉन एन वन। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है कि हम आई को क्रिटिकल एंगल आई सी कब कहते हैं, जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो यहाँ पुट कर दो, साइन आई को हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल एंगल। आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, एन टू अपॉन एन वन। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो साइन आई सी हो जाएगा एन टू अपॉन एन वन। ये मैंने पहले ही लिख दिया था कि जब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आप चाहो तो सीधे याद रख सकते हैं। साइन आई सी क्या होता है, एन टू अपॉन एन वन। ये अगर याद नहीं करना चाहता फॉर्मूला, तो स्नेल का नियम तो याद है ही। इस स्नेल के नियम में क्या करेंगे, हम क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगा देंगे कि हम आई को क्रिटिकल एंगल आई सी कब कहते हैं, जब आर की वैल्यू 90 हो। तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो साइन आई सी क्या हो जाएगा, एन टू अपॉन एन वन। हमारा काम हो गया। तो साइन आई सी क्या है, एन टू अपॉन एन वन। तो एन वन पहले मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कांच का होता है 3/2 यानी कि 1.5, और वाटर का होता है 4/3 यानी कि 1.33। तो N2 है 4/3, N1 कितना है 3/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो कितना हो गया, साइन आई सी हो गया हमारे पास में 8/9। तो आई सी की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। तो सीधे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से वाटर में। तो वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 3, वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 यहाँ लिख दो, और इसका 3/2 है, तो एक ही लाइन से आ जाएगा आपके पास। अगर आप सीधा सीधा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद कर लें कि साइन आई सी क्या है, एन टू अपॉन एन वन। तो एन टू दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, एन वन पहले मीडियम का। दूसरा मीडियम अगर हवा होता तो फिर तो ऊपर एक आ जाता, फिर नीचे क्या रहता, मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे दूसरा मीडियम हवा नहीं है, वाटर है, तो वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 ऊपर रखा हमने, यहाँ पे रख दिया देखो 4/3, और एन वन है ग्लास का 3/2। आंसर आ गया हमारा। आई बात समझ में सभी को। अब अगले पे आ जाओ, ये वाला करना। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंप्लीट नहीं, ज्यादा अच्छा शब्द है टोटल, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इन वैक्यूम इज 30 डिग्री, देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। यदि निर्वात में पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री, तो माध्यम में प्रकाश का वेग। सर आप इस बार आपको उसने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे दी। वो कह रहा है कि लाइट जो है किसी मीडियम से वैक्यूम में जा रही है। तो लाइट ये है किसी मीडियम से जा रही है वैक्यूम में, निर्वात में। लाइट किसी मीडियम से कहाँ जा रही है बेटा, वैक्यूम में, निर्वात में जा रही है। तो आपसे कह रहा है कि मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी। मीडियम में लाइट की स्पीड पूछ रहा है आपसे क्या होगी, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी उसने, 30 डिग्री। और मीडियम में लाइट की स्पीड मान लो v1, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड मान लो v2। तो मीडियम में लाइट की स्पीड यानी कि v1 आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगी, ये करो। और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है।
लक्ष्मी का आंसर आया हमारे पास बिल्कुल ठीक। देखो, सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को आप ना थोड़ा सा ऑप्शन का भी हेल्प लिया करो। इसने कहा है कि आपको लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट बतानी है मीडियम में, किसी माध्यम में। तो आप सभी को पता है कि सनाए का बिल्कुल ठीक है कि वेलोसिटी बेटा आपको पता है कि लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸। तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸। तो 3 × 10⁸ से जो बड़े ऑप्शन है तो बिल्कुल ही गलत है भाई। किसी भी मीडियम में लाइट वैक्यूम से तेज तो चल नहीं सकती। वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये 3 × 10⁸ से बड़े हैं, तो आंसर नहीं है। अगर ये देखें तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया, लाइट की स्पीड बिल्कुल 30 ही हो गई, यानी हो सकता है कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन अगर आपको पूरा करना है तो आप समझो, देखो जब बेटा आपको उसने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो क्रिटिकल एंगल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? साइन आई सी क्या होता है? N2/N1 पढ़ा था ना। लेकिन हमें क्या निकालना है कि मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है। तो आपको मैंने कल बताया था कि N2/N1 को हम V1/V2 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि साइन आई सी क्या हो गया हमारा? V1/V2। V1 क्या है? पहले मीडियम में स्पीड, और V2 है दूसरे मीडियम में स्पीड। तो पहले मीडियम में स्पीड है V1, दूसरे मीडियम में है V2। तो साइन आई सी की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। पहले मीडियम में लाइट की स्पीड V1 हमें निकालनी है, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड, दूसरा मीडियम है वैक्यूम, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमें पता ही है कितनी होती है, सी के बराबर। तो सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ साइन 30 कितना होता है? 1/2। 3 × 10⁸ तो सोल्व कर लेंगे इसे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 × 10⁸ 1.5 × 10⁸ हमारा आंसर आ जाएगा। कपिल, धर्मेंद्र देव, कामिनी, सबका जय, सबका ठीक है ये। देखो आप सीधा याद रखो, जब भी पेपर में क्रिटिकल एंगल का जिक्र करे, आज यहाँ पे रामबाण समझो, जब भी पेपर में क्रिटिकल एंगल का जिक्र करे सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लेना, साइन आई सी N2/N1। ये हमने फॉर्मूला लिख लेंगे सीधे सीधे। N2 है दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जहां पे लाइट पहुंचेगी, और N1 है पहले मीडियम का। ठीक, तो दूसरा मीडियम अगर हवा है या वैक्यूम है तो उसका ऊपर 1 आ जाएगा। तो ये सीधा मुझसे भी छोड़ते हैं, सीधा याद रखेंगे साइन आई सी है N2/N1। अब जो भी दूसरा मीडियम होगा, जो भी पहला होगा, उसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रख देंगे। लेकिन अगर हमारे से स्पीड पूछ रहा होगा तो फिर इसी फॉर्मूले को हम स्पीड की टर्म में लिख लेंगे। तो N2/N1 का रेशियो हमें पता है कि V1/V2 होता है। तो फिर मेरा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये बन जाएगा, V1/V2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज लेट मी नो कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कि हमने यहाँ पे क्या किया कि पिछले क्वेश्चन में हमारे से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछी थी, तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल का बेसिक फॉर्मूला ये है। दूसरा मीडियम हमें पता है, पानी उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है, पहला कांच उसका ही पता है, तो डायरेक्ट निकाल लिया। इस वाले क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा उसने, तो उसके हिसाब से निकाल लिया हमने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, चलो क्वेश्चन है मेरा। लाइट जो है, लाइट बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट जा रही है ग्लास से डायमंड में, लाइट अगर ग्लास से डायमंड में जा रही हो तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? और आपको ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यूज करना है 3/2, और डायमंड का आपको यूज करना है 2.4। तो बताओ, अगर लाइट ग्लास से डायमंड में जा रही हो तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? सब बच्चे करो ये। सब इसका आंसर जरूर देंगे इस क्वेश्चन का। खतरनाक एक आंसर आ रहा है। कामिनी, सनाया, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं।
हम्म। जितने बच्चे आंसर निकाल निकाल के बता रहे हैं सबका गलत है। साइन इनवर्स 5/8, 8/5 सबका गलत। बेटा एक चीज बताओ, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपको प्रेजेंस ऑफ पॉइंट कितना ज्यादा है। आप एक चीज बताओ, लाइट जा रही है ग्लास से वाटर में, कांच से डायमंड में, तो यहाँ क्रिटिकल एंगल आप निकाल पाओगे क्या? कभी नहीं निकाल सकते भाई। क्रिटिकल एंगल क्या है भाई? आप एक चीज बताओ ना, लाइट को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो डेंसर से रेयर में जाएगी लाइट, तभी तो लाइट टोटली वापस आएगी क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जब भी आपको निकालनी होगी तो पहला मीडियम हमेशा होना चाहिए डेंसर सघन, और दूसरा होना चाहिए विरल। तो ये तो रेयर से डेंसर वाला केस बन रहा है भाई। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 यानी कि 1.5। इसका कितना है डायमंड का? 2.4। तो लाइट कहां जा रही है? रेयर से डेंसर, तो आप निकाल ही नहीं सकते। कांट फाइंड, लिखेंगे नॉट पॉसिबल। आप फर्जी निकाले जा रहे हो भाई। अभी आपको बताया कि टीआईआर के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक तो लाइट डेंसर से जाए रेयर में, और एक एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए। जब आप लगातार एंगल बढ़ाते हैं तो आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते हो जाती है 90। जब आर 90 हो जाएगा, जब आर की वैल्यू 90 होगी तभी तो आई को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो यहाँ तो आर 90 कभी हो ही नहीं सकता। जब लाइट जाएगी रेयर से डेंसर वाले केस में तो लाइट तो नॉर्मल के नजदीक आएगी, तो आर कभी 90 हो जाएगा क्या? कि आर 90 हो जाए तो आप आई को क्रिटिकल एंगल कह दो। तो फर्जी रट्टाबाजी नहीं करनी, समझ के करना चीजों को, कि एकदम से क्वेश्चन दिया बस सोल्व करने बैठ गए। और इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा पूछ लेता कि लाइट जो है वो जा रही है डायमंड से ग्लास में, हीरे से कांच में, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताओ। तो क्रिटिकल एंगल यानी कि हम आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं? आई को हम क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे जब आर की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री। तो आई को हम क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं? जब आर की वैल्यू कितनी हो जाए? 90। तो जब लाइट जाएगी डेंसर से रेयर में, सघन से विरल माध्यम में, इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा उसने डायमंड का 2.4, और ग्लास का दे रखा है 3/2 या 1.5। ठीक, तो इस वाले केस में निकाल सकते हैं आप, क्योंकि लाइट है डायमंड से ग्लास में जा रही है सघन से विरल माध्यम में, तो यहाँ क्रिटिकल एंगल निकाला जा सकता है। तो क्रिटिकल एंगल का मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन आई सी क्या होता है? N2/N1। तो क्रिटिकल एंगल वाले में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, साइन आई सी इजकल टू N2/N1। तो मैं निकालना है क्रिटिकल एंगल। N2 कितना है बेटा हमारा? N2 होता है दूसरा मीडियम कांच 1.5, और इसे कितना है? 2.4। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 3×5 = 15, 3×8 = 24। तो साइन आई सी कितना हो गया? 5/8। ठीक है, तो आई सी की वैल्यू कितनी हो गई? साइन इनवर्स 8/5। ठीक है, अच्छा जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, सॉरी 5/8 आएगी, मैंने उल्टा लिख दिया। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 5/8। अच्छा इससे पहले जब आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, ये वाला क्वेश्चन, मान लो कि उस समय आपने ध्यान नहीं दिया कि पहला मीडियम डेंस है दूसरा रेयर है, और आपने सीधे सीधे अप्लाई करना शुरू कर दिया कि साइन आई सी इजकल टू N2/N1 होता है। N2 दूसरा मीडियम डायमंड का है 2.4, और N1 की वैल्यू है 1.5। आपने करा 3×5 = 15, 3×8 = 24। तो साइन आई सी कितना आ गया आपका? साइन आई सी कितना आ गया आपका? 8/5। जैसे आपने ये लिखा ना, तो तब भी आप तुरंत समझ जाते हैं कि गलत आ रहा है ये। क्यों बेटा? साइन की जो वैल्यू है ना, साइन की अधिक से अधिक वैल्यू एक हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप 8/5 को सोल्व करेंगे तो 5×5 = 5 × 30, यानी कि साइन आई सी कितना आ गया? ये तो 1.6 आ गया। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। साइन की अधिक से अधिक वैल्यू होती है +1, वो किस पाती है? साइन 90 पे। साइन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, और -1 से कम नहीं हो सकता। साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है हमारी वो एक से ज्यादा आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी है। फिर आप दोबारा देखते हैं, अच्छा वो पहला मीडियम कैसा है, या आप यहीं पे बोल देते, ऑप्शन होता है कि नॉट पॉसिबल। आप समझ जाते हैं भाई साइन की वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है तो पॉसिबल कैसे ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन की वैल्यू आ रही है 5/8, तो यानी कि एक से कम आ रही है, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो एक से कम हो सकती है। तो ये मैथमेटिक्स में भी कभी आप कर रहे हो ना ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में कभी आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ ले, तो जो ऑप्शन में एक से बड़ा मान हो तो समझ जाना कि ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अरे हाँ या ना? बात समझ रहे हो ना?
तो ये हमारे पास में जो TIR है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसमें यही हमारे पास दो कंडीशन बनती है। एक तो लाइट डेंसर से जाए रेरर में, सघन से विरल, डर का साया, और एक एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी लाइट टोटली आएगी वापस। दूसरा आपसे क्रिटिकल एंगल की डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछेगा तो हमारे पास में फॉर्मूला है N2/N1। या अगर दूसरा मीडियम एयर हो, अगर लाइट जा रही हो किसी मीडियम से एयर में, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है, ये 1/N। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज लेट मी नो। अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल लिखेंगे। कौन कौन सी घटनाएं पूर्णांतरिक परावर्तन पे काम करती हैं, उनमें से एक हम जिक्र कर चुके हैं, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरो का चमकना। ये आता है पेपर में कि जो हीरे चमकते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो हीरे को चमकना काम करता है TIR पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। लाइट डायमंड के अंदर ही टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से वापस आ जाती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है मल्टीपल टाइम। चले आगे लिखोगे, लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटनाएं, उदाहरण देखने में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, ये हमारे लिए ज्यादा काम के होते हैं। जैसे पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन उसका आंसर है। पानी से भरी बाल्टी में पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, सूर्य अपनी एक्चुअल हाइट से ज्यादा हाइट पर क्यों दिखता है, या उगने से पहले छिपने के बाद तक भी क्यों दिखता है, तारे टिमटिमाते हैं, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। उम्मीद कर रहा हूँ सारे एग्जाम्पल आपको रट गए होंगे उसके। अब आएंगे ऐसे हम कोशिश करेंगे TIR के एग्जाम्पल भी हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। तो इसमें बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम ये लिखेंगे, शाइनिंग ऑफ डायमंड्स, हीरो का चमकना। शाइनिंग ऑफ डायमंड्स, हीरो का चमकना। जो हीरे चमकते हैं वो किस घटना पे काम करता है बेटा, हीरे का चमकना काम करता है TIR पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, शाइनिंग ऑफ डायमंड्स। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा एग्जाम में आता है, लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मृग मरीचिका का बनना, या मृग तृष्णा बोल सकता है वो। ये बड़ा आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है ये। देखो मिराज क्या होता है, इसका एक फोटो मैं बना के दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। जैसे कि आप कभी गर्मी में निकले, आप हाईवे पे गाड़ी से जा रहे हैं, मान लो, तो कई बार आपने देखा आपने कि बहुत तेज धूप है, अगर गर्मी में, मई जून का महीना है, और आप बहुत तेज धूप में जा रहे हैं, और हाईवे पे कई बार लगता है, थोड़ा आगे देखो ना, लगता है कि वहां पे ना कुछ ऐसे धूप सी चमकती लगती है, चमक सी लगती है रोड पे, वो लगता है कि वाटर सा हो, पानी इल्यूजन हो, ठीक है। सर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल व्हेन लाइट एंटर्स एयर टू डायमंड। धर्मेंद्र क्या पढ़ रहे हो तुम जब से, तुम्हें बताया क्या अभी मैंने 500 बार एक बात बोल ली है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी वैलिड है जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी। तो लाइट जब एयर से डायमंड में जाएगी तो कैसे हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना कि लाइट एयर में चल रही थी और डायमंड में टकरा के वापस आ जाएगी। जब लाइट रेयर से जाएगी डेंसर में, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, हल्की फुल्की तो होती है पर दूसरी मीडियम में घुस जाएगी। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के लिए पहला मीडियम डेंस ही होना चाहिए, दूसरा रेयर ही होना चाहिए। डायमंड से एयर वाले केस में हो सकता है, एयर टू डायमंड नहीं हो सकता TIR, ठीक। तो आप कभी अब बहुत ही गर्मी में निकलते हैं गाड़ी में, तो आपको कई बार लगता है कि सड़क पे, हाईवे पे कहीं धूप सी ऐसे कुछ चमकती सी लगती है, लगता है कि वहां पे पानी सा बिखरा हुआ है, एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम सा होता है कि पानी सा है। उसके नजदीक जैसे हमारी गाड़ी पहुंचती है तो गायब, फिर थोड़ा और आगे दिखने लगता है, फिर गायब, फिर और आगे दिखने लगता है। रेगिस्तानों में तो कई बार बड़ा सुंदर मिराज बनता है, आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि पूरी एक झील की झील है जैसे वहां पे। तो जो मृग होते हैं, हिरन, उन्हें लगता है कि वास्तव में ही है ये, तो वहां पे पहुंचते हैं और उन्हें दिखता है कि यार ये तो
कुछ नहीं है, फिर उन्हें कहीं और दिखने लगता है तो वहां पहुंच जाते हैं वो पाने के ऐसे भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहता है ये वाटर है। हम तो इंसान समझ जाते हैं एक दो बार की बात, ये तो भाई इल्यूजन है, भ्रम है, ये पानी वानी कुछ नहीं है। ठीक। तो मिराज का जो बनना है वो किस पे काम करता है, टोटल अंडर रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर। ये गर्मी में ही दिखेगा आपको, एक बना के दिखाऊंगा अभी मैं आपको इसे। थर्ड लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। देखो बेटा ऑप्टिकल फाइबर क्या है, अगर आजकल अपने घर में आप वाईफाई लगवाओ, जैसे जियो का फाइबर लगवाया आपने कि भाई क्लास ज्यादा लेनी है, तो वो कहेगा भाई साहब आपको बिल्कुल इंटरनेट मिलेगा हाई स्पीड वाला, ऑप्टिकल फाइबर से देंगे, बस थोड़े पैसे फालतू लगेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, फाइबर होता है धागा। तो जितना मोटा मेरे सर का बाल है ना, इतने मोटी ट्यूब होती है कांच की, उसके अंदर से सिग्नल पास कराए जाते हैं। तो इस कांच की जो ट्यूब है सर के बाल जितनी पतली, इसके ऊपर और भी लेयर चढ़ी होती है अलग अलग मटेरियल की। तो मेन जो सिग्नल चल रहा होता है वो किस में चल रहा होता है, अंदर जो पतली सी ट्यूब है इसके अंदर, धागे में। अब यहाँ पे आपने बेटा सिग्नल पहुंचाया, तो हम करते क्या है कि जो अंदर वाली जो ट्यूब है मेन ट्यूब, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत हाई रखते हैं, और जो इसके बाहर लेयर चढ़ी है उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, ताकि जब लाइट इस ट्यूब से बाहर निकलने लगे तो माहौल कौन सा बने, डेंसर से रेरर, सघन माध्यम से विरल माध्यम वाला, डेंसर से रेरर। और आपको पता है कि जब लाइट जाती है सघन से विरल, डेंसर से रेरर, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो सकती है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो सकती है अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा जाए। तो इन दोनों मटेरियल को ऐसे सेट किया जाता है कि इनका क्रिटिकल एंगल बहुत ही छोटा बने, ताकि सिग्नल जब इसमें छोड़ा जाए तो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे ही टकराए। अब सिग्नल क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकराएगा, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट होते होते, पूर्ण रूप से परावर्तित होते होते वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो सिग्नल जो होते हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर में रास्ते में लीक नहीं होते। जो भी सिग्नल छोड़ा आपने, वो जो धागा है, जितना जो मोटी ट्यूब है सर के बाल जैसी, उसके अंदर वो सिग्नल टोटली रिफ्लेक्ट होते 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 आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो उसमें सिग्नल जो है उसकी लीकेज लगभग ना के बराबर है। तो जैसा सिग्नल भेजा वैसे आपके घर पहुंच गया, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी रही। अदरवाइज सिग्नल लीक होने लगेगा तो वीक स्ट्रेंथ आपके पास पहुंचेगा, तो उतना अच्छा इंटरनेट नहीं चलेगा आपका। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, इसमें किस फिनोमेना पे काम कर रहे हैं कि लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होते होते, पूर्ण रूप से परावर्तित होते होते आपके घर तक पहुंचे। तो इसके लिए इसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हम हाई रख रहे हैं, और इसके चारों तरफ का जो मीडियम है उसका हम लो रख रहे हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा एक इसमें आता है कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है, इसके पितामह, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो उनका नाम है नरेंद्र कपाणी, जिन्होंने इसके क्षेत्र में बहुत काम किया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकन है, नरेंद्र कपाणी जी। ठीक है, तो नरेंद्र कपाणी का नाम याद रखेंगे। एक लिखेंगे, एक लिखेंगे इसमें हम एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी क्या होता है बेटा, एक ये मेडिकल सेक्टर में एक टेस्ट होता है एंडोस्कोपी। मान लो किसी की इंटेस्टाइन में, आंत में कुछ दिक्कत है, तो डॉक्टर क्या करेगा, एक तार लेगा, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, एक वायर होता है, उसमें कैमरा फिट कर देगा, और वो कैमरा आपके मुंह से ना पेट के अंदर पहुंचा देगा। तो पेट के अंदर जो भी दिक्कतें होंगी वो बिल्कुल लाइव मॉनिटर पे दिख रहा हो कंप्यूटर के, कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम आ गई क्या नहीं। तो ये जो प्रोसेस है हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। और इस एंडोस्कोपी प्रोसेस में जो आपने वायर कनेक्ट किया था वो था क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, टीआईआर पे। तो ये प्रोसेस भी किस पे काम कर रहा है, टीआईआर पे। तो ये सारे के सारे टीआईआर के एग्जाम्पल हैं। और एक बड़ा अच्छा लिखा था एक बच्चे ने, वो मैं बताने ही वाला था कि टीआईआर के जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे सेम एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन अपवर्तन के भी हैं। इसका मतलब ये है, मान लो कभी पेपर में ये आ जाए कि मिराज का बनना किस घटना पे काम करता है, और अगर आपको टीआईआर लिखा ना मिले तो फिर आप रिफ्रैक्शन पर टिक लगाएंगे। क्योंकि हमने जब टीआईआर स्टार्ट किया तो रिफ्रैक्शन तो शुरुआत की थी। टीआईआर को समझने के लिए हमने फोटो कौन से बनाए थे, रिफ्रैक्शन वाले बनाए थे ना, कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, और फिर उसे एंगल बढ़ा बढ़ा के वापस लेके आ गए। तो जितने भी एग्जाम्पल लिखे सेम एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन अपवर्तन के भी हैं। तो नॉर्मल जो मिराज वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शन में फंसाएगा वो। इनमें तो फिर भी ऑप्टिकल फाइबर शाइनिंग ऑफ डायमंड में टीआईआर साफ साफ लिखा मिलेगा। ऑप्टिकल फाइबर वाले केस में अगर आपको लिखा मिल जाए कि टीआईआर एंड रिफ्रैक्शन अपवर्तन दोनों, तो हमारा बेस्ट आंसर है दोनों। अगर ये बेस्ट आंसर है हमारा, अगर बेटा ये दोनों साथ साथ नहीं लिखे, अलग अलग ऑप्शन में लिखे हैं, तो फिर हम टीआईआर पे टिक लगाएंगे। और टीआईआर ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको पता है कि जितने भी टीआईआर के एग्जाम्पल हैं वो सब रिफ्रैक्शन अपवर्तन के भी एग्जाम्पल हैं। तो फिर आप रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे टिक लगाएंगे।
तो यानी कि अगर आपको टी आई आर ऑप्शन में ना मिले तो फिर आप रिफ्रैक्शन पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इन्हें कि हम ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी, इसे हम देंगे सेकंड प्रायोरिटी, इसे देंगे थर्ड प्रायोरिटी। तो अगर दोनों एक साथ लिखे तो बेस्ट आंसर है, दोनों एक साथ नहीं लिखे तो टी आई आर पर टिक लगाएंगे। टी आई आर ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर हम अपवर्तन रिफ्रैक्शन पर टिक लगा देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में तो आप किस पर टिक लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 24, ये तो आसान है, सब करेंगे इसे। हम्म कामिनी कृष्णा रत्ना जे का आंसर आ रहा है, इसमें लिखा है ए मिराज अकर्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ बाय हॉट ग्राउंड, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बाय लेयर ऑफ एयर। तो हमने कहा, और ये रिफ्रैक्शन अगर मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको टी आई आर रिफ्रैक्शन अलग अलग ऑप्शन में मिलेंगे तो फिर हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा? टी आई आर। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? बी ऑप्शन, ठीक है। तो मिराज पेपर में जनरली मिराज का वो टी आई आर ही आंसर मानता है जनरल साइंस में ना इनमें, हालांकि उत्पत्ति इसकी रिफ्रैक्शन से ही है। एस सी वर्मा सर तो कहते हैं कि ज्यादा अच्छा आंसर रिफ्रैक्शन होना चाहिए, पर आज तक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आए हैं वो टी आई आर को बेस्ट, टी आई आर को ही आंसर मानता है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे पेपर के हिसाब से। तो अगर टी आई आर और रिफ्रैक्शन दोनों लिखा होता दोनों, कि मिराज का बनना किस पे काम करता है? टी आई आर रिफ्रैक्शन दोनों, तो फिर हम टिक लगाते हैं दोनों पे। अगर दोनों एक साथ नहीं लिखे अलग अलग ऑप्शन में तो फिर हमारी प्रायोरिटी होगी टी आई आर। अगर यहाँ टी आई आर ऑप्शन में होता ही नहीं फिर हम टिक किस पे लगाते हैं? फिर हम रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको टी आई आर मिराज बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मान लो बेटा, ये आपका ये कोई हाईवे है और इस हाईवे पे मान लो कि कोई कहीं पे पेड़ बना हुआ है, ये एक ये पेड़ है, ठीक। और आप यहाँ कहीं खड़े हैं, ये दूर कहीं पेड़ बना हुआ है और आप ऐसे हाईवे पे जा रहे थे। तो हो सकता है कोई पेड़ हो, ये कोई मकान भी हो सकता है, कोई रेगिस्तानी है तो रेत का टीला, रेत नहीं होते टीले बने होते, रेत के टीले, वो भी हो सकता है, ठीक। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि भाई जैसे आपको पता है कि जब बच्चे सूरज का प्रकाश दिन में आएगा तो जमीन पर टकराएगा, जमीन हो जाएगी गर्म। तो जो ये जमीन के आसपास की हवाएं हैं ये बेटा ज्यादा हॉट होंगी, ज्यादा गर्म होंगी, क्योंकि जो जैसे सन की लाइट आके जमीन पर टकराती है ना तो जमीन तपने लगती है, तो जमीन के जो आसपास हवाएं चिपकी हुई हैं वो ज्यादा गर्म हो जाएंगी, हॉट एयर। जो ऊपर की हवाएं होंगी वो कंपेरेटिवली उतनी गर्म नहीं होंगी, उन्हें हम कहेंगे वार्म एयर। ये गुनगुना एक होता है ना गर्म पानी को, होता है गुनगुना पानी, तो ये हॉट एयर जमीन के आसपास के थोड़ी सी कम गर्म है ये। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक तो मीडियम पे डिपेंड करती है कि मीडियम हवा है कि पानी है, अलग अलग मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग। एक मैंने कहा था रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है लाइट के कलर पे, लाल रंग के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का कम होता है, बैंगनी के लिए ज्यादा। एक मैंने कहा था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है कि हवाएं गर्म है कि ठंडी है, तो जो ज्यादा गर्म हवाएं होती हैं इनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है कम, यानी कि ये रेयर मीडियम विरल माध्यम की तरह काम करती हैं। जो थोड़ी सी कम गर्म हवाएं हैं इनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ये डेंसर मीडियम घन की तरह काम करेंगी, डेंसर की तरह। अब मान लो बेटा ये आप ऐसे खड़े थे नॉर्मली और ये पेड़ है, इस पेड़ से के किस सूर्य का प्रकाश टकरा है इस पेड़ के इस हिस्से पे और लाइट चल रही है चल रही चल रही है, और टकराने की वजह से लाइट बेटा यहाँ देखो यहाँ से यहाँ जा रही थी, तो ऊपर जो वो एयर है ये तो डेंस है और नीचे वाली गर्म एयर है रेरर। तो लाइट जब सघन से विरल माध्यम में जा रही है डेंस से रेरर में, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो सकती है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो सकती है, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो सकती है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो सकती है, ठीक है। अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा जाए, तो ये अच्छी खासी लाइट पेड़ पर टकराने के बाद चल रही थी, लेकिन जैसे लाइट यहाँ सघन से विरल में जा रही है, वार्म एयर से हॉट एयर में जा रही है, तो लाइट ये अगर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा गई तो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपकी आंख में घुस जाएगी।
अब जैसे लाइट आपकी आंख में घुसी है तो हमें तो ये लगता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, तो इससे पॉइंट, इस लाइन को आप पीछे की तरफ बढ़ाओ तो एक्चुअल में क्या होगा, इस पेड़ का जो वाला पॉइंट है ना, इसकी इमेज आपको सड़क पे यहाँ दिखाई देगी। तो ऐसे जो अलग अलग पॉइंट है इनकी इमेज अलग अलग जगह बनेगी, तो इस पूरे पेड़ की जो इमेज होगी वो कहीं आपको पेड़ पे बन रही होगी और आपको लगेगा कि जैसे वहां पे कुछ पानी सा है। वो इल्यूजन होता है वो, कि मान लो कि कोई भी पेड़ है, मकान है, टीला है, तो उसकी जो इमेज है कहीं आपको सड़क पे दिख रही है। तो अगर मान लो कि पेड़ तो हिलता भी है तो उसको कई बार आपको पानी से हिलता हुआ भी दिख सकता है। अगर वो किसी रेत के टीले की या मकान की इमेज बन रही है तो बिल्कुल ऐसे केवल आपको चमक सी दिख सकती है। तो अलग अलग टाइप के ऐसे मिराज आपको दिख सकते हैं। तो एक बार राजस्थान में क्वेश्चन आया कि मरग मरीचिका का बनना जो है, मेरे पास अगर ये क्वेश्चन हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। उन्होंने पूछा मिराज से एक बढ़िया क्वेश्चन, वो सीधा नहीं पूछा कि किस घटना पे काम करता है, टी आई आर रिफ्रैक्शन, ये नहीं, थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से आया। अभी क्वेश्चन मिल जाए। हाँ देखो ये बिल्कुल मिल गया। इसने कहा मरुस्थल में मरक तर्क्षणा या मरग मरीचिका के निर्माण का क्या कारण है। ऑप्शन सुनना। तो जो मिराज बनता है उसके बनने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन इसने लिखा कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है, यानी कि ऊंचाई के साथ में क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटती है। एक ऑप्शन लिखा इसने स्कैटरिंग प्रकीर्णन। एक लिखा कि ऊंचाई के साथ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है। और एक ऑप्शन लिखा कि ऊंचाई के साथ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अपवर्तनांक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला ऑप्शन है कि ऊंचाई के साथ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स घटता है। एक लिखा स्कैटरिंग, एक लिखा कि ऊंचाई के साथ में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है, एक लिखा कोई नहीं। तो आंसर कौन सा होगा हमारा। देख रहे हो, मिराज का क्वेश्चन पूछा उसने, लेकिन उसने देखा कि बच्चे ने प्रोसेस समझा कि नहीं समझा, कि मिराज के बनने के पीछे सीधा रट्टा मार लिया कि टी आई आर पे टिक लगा देंगे या रिफ्रैक्शन पे टिक लगा देंगे। आंसर बिल्कुल सत्य में लिखा सी। भाई देखो, जो जमीन के पास हवा है वो बिल्कुल गर्म है, उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है। जो थोड़ी सी ऊपर है वो कम गर्म है, उनका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होगा। यानी कि ऊंचाई के साथ में, ऊंचाई बढ़ने के साथ में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा बच्चों का। सत्यम ने एक पहले बी लिखा है, कहा इन्होंने, फिर सी कर दिया। जे का भी सी है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। स्कैटरिंग प्रकीर्णन से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ के आना है, बढ़िया टॉपिक था ये। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।